आज धिरोली की जो अडानी कंपनी है वो घुटने पे आ गई है। अगर मैं ही कांग्रेस में होता मेरे ऊपर प्रेशर आ जाता। राजन मिश्राम जी स्वयं और उनका आधा परिवार जेल में चला जाएगा और वो जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, तय है, जेल जाना तय है उनका। कि पेड़ कटाई को सर आप विकास मानते हैं या नुकसान? और रही बात, जब मैं कांग्रेस में भी था तो आप लोगों ने देखा कांग्रेस का कोई नेता हमारे साथ नहीं खड़ा होता, ना बड़ा नेता, ना छोटा नेता, ना यहाँ के नेता, कार्यकर्ता कुछ खड़े होते थे जो डायरेक्ट हमसे जुड़े हुए थे। कि भास्कर मिश्रा ठाकुरों को बहुत गंदा बंदा बोलते हैं, हमेशा उनके ठाकुर विरोधी हैं भास्कर मिश्रा। कि भास्कर मिश्रा को जनता किस रूप में याद रखे? 45 वार्ड के अध्यक्ष को कहाँ पावर है कि वो हमको प्रदेश जो पदाधिकारी है उसको नोटिस भेजे। बिल्कुल संविधान के, कांग्रेस के संविधान के खिलाफ था और उसको लेकर मैं कोर्ट चला जाता था, ऐसी तैसी हो जाती, लेकिन मैं क्यों जाऊं। और सिंगरौली की सबसे बड़ी समस्या क्या है सर? दोस्तों, आज हमारे साथ सिंगरौली की राजनीति में और जनहित मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहने वाले भास्कर मिश्रा जी मौजूद हैं। आज केवल राजनीति पर ही बात नहीं होगी, आज हम बात करेंगे इनके राजनीतिक सफर, कांग्रेस पार्टी से अलग होने, नई पार्टी बनाने, सिंगरौली में चल रहे खनन और भूमि अधिग्रहण जैसे सवालों पर और स्थानीय लोगों की समस्याओं, सड़क दुर्घटनाओं और इनके द्वारा लगातार किए जा रहे कई आंदोलनों के बारे में बारीकी से बात करेंगे। तो मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं रोहित तेली पॉडकास्ट, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। सर, मेरे पॉडकास्ट में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। कैसे हैं सर? धन्यवाद, बहुत बढ़िया, और मेरी शुभकामनाएं आपके पॉडकास्ट को और आपके चैनल को। तो सर, सबसे पहले सर मेरा पहला सवाल ये है कि सर आप सबसे पहले अपने राजनीतिक सफर के बारे में सर हमारे ऑडियंस को जरूर बताएं सर। देखिए, मैं पहले दिल्ली में रहता था, जी सर। यूपीएससी का छात्र था। राहुल गांधी जी ने एक राजनीति में रुचि तो शुरू से थी। जी जी। मैं टीआरएस कॉलेज में था, वहां भी एक सक्रिय रहता था राजनीति के रूप में, जब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में था। जी सर। मुझे बताया जाता था, हमेशा एक माहौल बना करके रखा गया था कि या तो राजनीतिक बैकग्राउंड हो, जी सर। या तो अच्छा खासा पैसा हो, तभी कोई व्यक्ति राजनीति में सक्सेस हो सकता है। ये भय हमारे दिमाग में हमेशा चलता था, लेकिन इच्छा हमेशा से रही कि राजनीति में मैं रहूं। अचानक मैंने देखा कि चूंकि मैं दिल्ली में रहता था, तो वहां पे जो नेशनल लेवल के पेपर हुआ करते थे उनमें पढ़ने में बड़ी रुचि थी मेरी, खासकर संपादकीय पढ़ने में अच्छी खासी रुचि थी। जी सर। और यूपीएससी की डिमांड भी थी, इस वजह से भी पढ़ता था। तो उस समय मैंने देखा कि एक आदरणीय राहुल गांधी जी, जो लीडर अपोजिशन है कांग्रेस पार्टी के, जी जी जी। देश के नेता हैं, उन्होंने एक सिस्टम चलाया है इंटरनल यूथ कांग्रेस में। एक मतलब ये उन्होंने कहा एक पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन का प्रोग्राम चलाया, जी जी जी। जिसमें ये उन्होंने तय किया कि जो नए लड़के हैं जिनमें टैलेंट है वो अपने टैलेंट के दम पे आगे बढ़े, ना कि गणेश परिक्रमा करके। और ये गणेश परिक्रमा वाले चीजों से ही हमें डर लग रहा था पॉलिटिक्स में आने से। तो उन्होंने एक इंटरनल इलेक्शन शुरुआत की इसमें यूथ कांग्रेस में, संगठनात्मक इंटरनल इलेक्शन, मतलब संगठन के अंदर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए लोगों को आगे लाना है, ये प्रक्रिया उन्होंने बनाया। तो इस चीज ने मुझे आकर्षित किया और कई बार मैंने देखा कई स्टेट में सफलतापूर्वक हुए और वो अच्छे लीडर भी निकल के आए वहां पे। तो मेरे को राजनीति में आना ही था। इसी दौरान मुझे एक संयोग से पूर्व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कुंवर अर्जुन सिंह जी और एचआरडी मिनिस्टर भी थे, देश के बहुत बड़े लीडर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हो गई। मुलाकात के दौरान कुछ ऐसी बातें आई कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया। कुछ हमारी जो आशंकाएं थी, ऐसा मैंने सवाल किया है, उन सवालों के दौरान उन्होंने उस आशंकाओं को मिटा दिया। और एक तरीके से कह लीजिए कि 2-3 वाक्य उन्होंने ऐसा बोला जो मुझे बहुत करेज दिए और जिन्होंने हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन किया। तो उसके बाद मैंने तय किया कि अब मैं राजनीति में जाऊंगा। तो मेरा एक अटेम्प्ट रहते हुए मैंने अपनी पॉलिटिक्स में मैं कूद गया। घर वालों की इच्छा के विरुद्ध, उन लोग चाहते थे कि नहीं, मैं अभी हमारा यूपीएससी का अटेम्प्ट बचा है उसको मैं दूं। तैयारी भी लगभग ठीक हो गई थी, कॉन्फिडेंस भी आ गया था। फिर स्टेट पीएससी है उसमें दूं। कुल मिलाकर के कोई इस जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि हमारा बेटा जो है या हमारा परिजन जो है, हमारी पीढ़ी जो है राजनीति में जाए। मजबूरी में चली जाए बात अलग है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था
तो मैं कूद गया। उसी समय एक फिल्म भी आई, तारे जमीन पे, उसने भी मुझे बहुत प्रेरित किया। 2008-9-10 की बात है, 9 की बात है। तो तारे जमीन की फिल्म ने भी मुझे बहुत प्रेरित किया, और उसमें मैंने देखा कि एक जो उसका मोटिव था कि जो आपका इंटरेस्ट हो जिस विषय में, जो आप रुचि है आपकी, उस रुचि पर व्यक्ति को काम करना चाहिए। और मेरी रुचि हमेशा से पॉलिटिक्स में थी। तो फिर मैंने कहा कि शायद जो यूपीएससी है वो मेरे लिए नहीं बना है और मेरे लिए पॉलिटिक्स है। तो फिर मैं उसे छोड़ करके डायरेक्ट सीधा छोड़ दिया। मैंने किताब कॉपी सब रखा, पढ़ने के लिए रुचि थी, आज भी मैं पढ़ता हूँ, वो किताबें मैंने रखी है। लेकिन फिर उसके बाद कोई ना तो फार्म भरा मैंने और ना तो परीक्षा के दृष्टिकोण से कोई पढ़ाई की। सीधे मैं कूद गया, यहाँ पे पॉलिटिक्स में आ गया। सिंगरौली की जो समस्या थी लगातार मुझे ये खींचती आई। मुझे कई बार मेरे मन में देखो, एक बात मैं बताऊं आपको कि जो पॉलिटिशियन होता है, वास्तविक पॉलिटिशियन होता है, उसके मन में कई प्रकार के सवाल आते हैं। अगर किसी के मन में सवाल नहीं आता तो वो पॉलिटिशियन हो ही नहीं सकता। और पॉलिटिशियन तो बात की बात है, वो एक अच्छा नागरिक नहीं हो सकता अगर किसी के मन में सिस्टम के खिलाफ सवाल नहीं है। सब कुछ देखते हुए उसके मन में सवाल ही ना आए तो वो तो मैं समझता हूँ कोई इंसान भी नहीं हो सकता और अच्छा नागरिक भी नहीं हो सकता। पॉलिटिशियन तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन मेरे मन में हमेशा ये सवाल होता था कि जब सिंगरौली में सारी चीजें हैं, अच्छी इकोनॉमी है, बहुत कुछ ना केवल इस देश को बल्कि एशिया को और वर्ल्ड को हम दे रहे हैं, सिंगरौली दे रहा है, लेकिन फिर भी सिंगरौली की हालत ये ऐसी क्यों है, यहाँ की स्थिति ऐसी क्यों है, क्यों ऐसे टूटे फूटे रोड हैं, क्यों बिजली, जबकि यहाँ उत्पादन होता है, यहाँ से हम दूसरी जगह बिजली देते हैं, लेकिन यहाँ के लोग बिजली के लिए क्यों तरस रहे हैं। मुझे लगा कि रोजगार बहुत ज्यादा यहाँ है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग रोजगार के लिए क्यों तरस रहे हैं। जिनकी जमीनें चली जा रही हैं वो भिखारी बन जा रहे हैं बेचारे। मतलब एक तरह से जमीनें भी ले ली जा रही हैं, लेकिन फिर वो सब्जी भाजी की दुकान लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छे अच्छे लैंडलॉर्ड्स को मैंने देखा कि वो सब्जी का दुकान खोल कर बैठे हुए हैं। जो एक संपत्तिशाली लोग थे वो भिखारी बन गए। तो मैं सोचा ये कौन सा विकास है। तो मुझे ये लगा कि ये सिंगरौली का शोषण हो रहा है, विकास नहीं। तो ये चीज मुझे हमेशा खींचती रही। बल्कि एक बार मैं सिंगरौली दिल्ली में रह करके मैंने वहां शुरुआत भी कर दी थी। 1-2 महीने वहां पे मैंने राजनीति भी किया, यूथ कांग्रेस का, एआईसीसी में आना जाना इस तरीके से। और उसी बीच में हमने, चूंकि भाई सबसे बड़ी तो पेट पूजा होती है, तो उसके लिए मैंने एक नौकरी भी ज्वाइन कर ली और ये तय किया कि अच्छी जगह नौकरी अच्छी मिल गई थी। तो मुझे लगा कि, और सच ये था कि मेरी रुचि की नौकरी मिली थी, इंटरेस्ट था। एक मैगजीन में, मेरे अच्छे प्रतिष्ठित मैगजीन में मुझे नौकरी मिल गई थी और ठीक ठाक सैलरी भी दे रहे थे वो लोग, और समय भी था कि मैं पॉलिटिक्स कर सकूं। 1-2 महीने मैंने किया भी, लेकिन पता नहीं क्यों कौन सी ऐसी शक्ति थी जो मुझे सिंगरौली की ओर खींच रही थी। अंत में मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और पूरा सामान मैं अपना वहीं दिल्ली छोड़ करके सीधे सिंगरौली आया, तो वापस गया ही नहीं। इस मीडिया के माध्यम से हर उस नौजवान युवा से कहना चाहता हूँ कि जो राजनीति में जिसकी रुचि है और वो राजनीति में आना चाहता है, तो हर व्यक्ति को सत्ता पक्ष में नहीं जाना चाहिए, सत्ता पक्ष को छोड़ करके विपक्ष में बैठना चाहिए। विपक्ष, तभी वो आप अच्छी राजनीति सीख पाओगे। और पैसा आप कमा लोगे, सत्ता पक्ष में जाके पैसा कमा लोगे, लेकिन आप राजनीति नेता नहीं बन सकते। हो सकता है कोई पद भी मिल जाए आपको सत्ताधारियों के चमचागिरी करने से, पैर चूमने से, लेकिन आप लीडर नहीं बन सकते। इसलिए हमने अपोजिशन को चुना। तो कांग्रेस को चुनने के 2 वजह थे, एक तो वो विचारधारा मेरी मिलती थी और दूसरा जो है तो अपोजिशन में पार्टी थी कांग्रेस में। हो सकता है ये पोजीशन में नहीं होती उस समय तो मैं ना चुनता, क्योंकि मुझे संघर्ष करना था। हालांकि मेरे पास उस समय बीजेपी के भी ऑफर थे, बीजेपी में अच्छा खासा ऑफर था मैं शुरुआत जब किया। और ये कह लीजिए कि विंध्य क्षेत्र में ज्यादातर ब्राह्मण बीजेपी में ही जाते हैं, तो मेरे बहुत से अच्छे रिलेटिव और बहुत से लगे सगे लोग भी बीजेपी में थे। तो मैं बीजेपी में, मुझे और कम मेहनत करनी पड़ती और मैं अच्छा उसमें गेन कर सकता था, मैं अच्छा पैसा कमा सकता था, पद भी पा सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा निर्णय सही था, मैं गलत नहीं था। और मैं आज जो, अब आप जो चीज समझ के आज मेरे पास इंटरव्यू लेने आया तो शायद वो ना होता, शायद वो ना मिलता। सर, अगला सवाल है कि कांग्रेस पार्टी में आपकी क्या भूमिका रही और आपने पार्टी के लिए किस तरह काम किया सर? देखिए, मैंने कांग्रेस पार्टी को लगभग 15 से 16 साल तक दिए। मैं 2009-10 में जब मैं पार्टी ज्वाइन किया तो उस समय कांग्रेस की खासकर सीधी लोकसभा क्षेत्र में हालत बहुत खराब थी। उस समय पहला दौर ऐसा था जब
इंद्रजीत कुमार जी और आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया के बीच में घनघोर मतभेद पैदा हुआ था जी और ये कह लीजिए कि कुंवर अर्जुन सिंह जी उस समय जीवित थे, तो कुंवर अर्जुन सिंह जी के बीच में और आ, कमलेश्वर पटेल जी और उनके पिताजी श्री इंद्रजीत कुमार जी के बीच में बहुत बड़ी गुटबाजी पैदा हो गई, जो उभर के सामने आ गई थी। और वो 2009 का लोकसभा का चुनाव था, जिसमें कुंवर अर्जुन सिंह जी की सुपुत्री यहाँ की सिंगरौली की रानी साहब इलेक्शन लड़ गई थी। जी और ये माना जाता है कि जिसकी वजह से इंद्रजीत कुमार जी की हार हुई है। अब क्या सही है क्या गलत है वो तो समीक्षा का विषय है, लेकिन ये वो लोग मानते हैं, जो लोग हारने वाले हैं लोग होते हैं वो ऐसे ही मानते हैं कि किसी और ने हरा दिया। अपना अपने ऊपर कोई ठीकरा फोड़ता है क्या? जब लोग अपनी जिम्मेवारी लेने लगे, ये सोचने लगे कि 5 साल हमने क्या किया था या हारने के बाद हमने क्या किया था, और फिर 5 साल मेहनत करें, फिर चुनाव लड़े तो शायद जीते, है ना। लेकिन ये सब ना करके अचानक लोग टिकट लेकर के आ जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, फिर हार जाते हैं, बोलते फलाना ने हरा दिया, ठिकाना ने हरा दिया। ये अक्सर देखा जाता है पॉलिटिक्स में, खासकर कांग्रेस पार्टी में तो बहुत ज्यादा ये देखने को मिलता था। तो उस समय इसके बाद जो है तो बहुत ज्यादा खराब स्थिति हो गई थी, हर कोई कांग्रेस को छोड़ छोड़ के भाग रहा था। उस समय मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया और बड़े आश्चर्य में लोग थे, लोग मुझे पागल कहते थे, कुछ लोग मूर्ख कहते थे, हमारे घर वाले भी बेवकूफ कहते थे कि तुम्हें अगर राजनीति करनी ही है तो तुम बीजेपी में क्यों नहीं जाते, कांग्रेस इतनी जिसमें बदबू मार रहा है, कोई जाना नहीं चाहता, वो तब तुम कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हो। लेकिन मैंने कहा नहीं ठीक है, मेरी मैं तो कांग्रेस ज्वाइन करूंगा। मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया और मैं हमेशा कहता हूं कि जो कांग्रेस है, जिला तो अलग बन गया सिंगरौली, लेकिन राजनीतिक विभाजन आज भी नहीं हुआ। भौगोलिक विभाजन तो हो गया सीधे, वीडियो के माध्यम से हमने देखा था। हाँ, लेकिन राजनीतिक विभाजन आज भी नहीं हुआ। तो सिंगरौली आज भी, सिंगरौली पर राजनीतिक वर्चस्व जो है कांग्रेस का सीधी से चलता है, मतलब सिंगरौली की कांग्रेस सीधी से चलती है, पत्ता नहीं डुलता उनके बगैर, ठीक है। और भाजपा का रीवा से चलता है, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी के यहाँ से। तो कुल मिलाकर के जब तक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी सिंगरौली को, तब तक यहाँ का जो संसाधन है, यहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिलेगा उसका। ये बात मैं लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए लगातार मंचों पर उठाने लगा, यहाँ नहीं, बड़े बड़े नेताओं के सामने मैं बोलने लगा। मैं भोपाल में भी मीटिंग में बोल देता था कि अगर आपको सिंगरौली में मतलब कांग्रेस को मजबूती चाहिए तो आप सीधी से राजनीति कांग्रेस को अलग कर दीजिए, सीधी के नेताओं के मत्थे कांग्रेस सिंगरौली का मत चलाइए, वहां से आप मुक्त कर दीजिए सिंगरौली का कांग्रेस को, अपने आप खड़ी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, वहां नेता पैदा होंगे। लेकिन ये बात उन लोगों को लगातार चुभने लगी और तब से काटने लगे, और इसका परिणाम ये रहा कि दो अनाप शनाप ब्लेम लगा करके 2000 मतलब मेरा कार्यकाल पूरा होने से पहले ही 13 में इलेक्शन हुआ, 14 में इलेक्शन हुआ था, लगभग 15 में मेरे को हटा दिया गया कांग्रेस में। इसके बाद जब यूथ कांग्रेस का से हमको अध्यक्षीय पद से हटा दिया गया, तो फिर पूरे प्रदेश में अरुण यादव जी के साथ मैंने पद यात्रा की, उनकी विधानसभा के साथ पद यात्रा की। अच्छा। फिर बिना पद के, फिर 3-4 साल तक मैं बिना पद के किसी पद में नहीं रहा, मैं काम करता रहा। फिर इसके बाद मैं एक टैलेंट हंट का कार्यक्रम हुआ प्रवक्ताओं का, मैं प्रदेश प्रवक्ता के लिए दिया, लेकिन उस समय भी मेरा प्रदेश प्रवक्ता में हो जाना था, बिल्कुल तय था कि हो जाएगा। लेकिन इन नेताओं ने मुझे कटवा करके, जो यहाँ के सीधी के नेता थे, वहां से ले आकर के मुझे जिले में पटक दिया। तो मैंने रिजाइन कर दिया कि मैं जिले में प्रवक्ता के पद पर काम नहीं करूंगा। फिर इसके बाद इसी तरीके से कई षड्यंत्र चलते रहे, बेवजह आरोप लगा करके। उस समय स्वर्गीय तिलकराज सिंह जी थे। तो एक बार क्या हुआ कि यूं ही खेल खेल में जो हमारे चेला चपाटी थे, जो हमारे राजनीति में लाए हुए थे, जिनको हमने अंगुली पकड़ के राजनीति में लाया था, वही 2-4 लोग मिल करके उनसे, जिनकी मतलब मेरी वजह से तिलकराज सिंह की पहचान हुई, मेरे पास टाइम नहीं होता था पीछे पीछे घूमने का, वो लोग पीछे पीछे घूमने लगे। तो तिलकराज सिंह से ऐसे हंसी हंसी में एक उन लोगों ने लेटर लिखा और तिलकराज सिंह साइन करवा लिया कि भास्कर मिश्रा को पार्टी से निष्कासित किया जाता है। अब मीडिया में डाल दिया, तो भाई अध्यक्ष की साइन लगी हुई मीडिया में चला जाता है, तो अब वो तो माना जाएगा। तो मुझे इस तरीके से निष्कासित कर दिया पार्टी से। अब सोचिए, अब मैं उसके बाद एक दिन पहले जिला कांग्रेस की ओर से ही बरगवा में एक सुग्गालाल कांड हो गया था, आपको याद होगा। जी। तो उसमें एक धरना होना था और उन्हीं जिला अध्यक्ष महोदय के कहने पर मैं कलेक्ट्रेट में सूचना देने गया था। तब मैं देखता हूँ, मुझे मजाक लगा कि क्या हो गया है, एक कौन सा मजाक है, लेकिन बाद में पता चला लेटर सही है और ये है। अब तिलकराज सिंह जी इस दुनिया में नहीं है, मैं उन कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अब उनकी क्या बताऊं, क्या समझदारी थी भगवान जाने। कांग्रेस में जो स्टेट लेवल की पहचान बन रही थी या अन्य नेताओं से कुछ अलग मेरी ये कुछ दिख रहा था, तो वो भास्कर मिश्रा दिख रहा था। और ये चीज जो सीधी में बैठे नेता है उनको पसंद नहीं आ रही थी। उनको लगा कि सिंगरौली में अगर नेता बन जाएगा, नेता पैदा हो जाएगा,
तो फिर मेरी कौन पूछेगा? उनको तो यहाँ से सिंगरौली से लूटना है सिंगरौली को, और सिंगरौली में अपने लोगों को, यहाँ के रोजगार लूटना है, उनको यहाँ का संसाधन लूटना है। यहाँ की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसमें उन लोगों का, बहुत से लोगों, कुछ नेताओं का शेयर ना हो। तो इस तरीके से जो है, तो वो लोग लगे कि अगर ये विधायक बन जाएगा या सॉरी ये नेता बन जाएगा तो हो सकता है कि हमारी सिंगरौली से पकड़ कमजोर हो जाए, हमारे जो वो है, तो वो लोग खड़ाओं का शासन यहाँ रखना चाहते थे। इसलिए फिर धीरे से हमको पार्टी से षड्यंत्र करके निकलवा दिया। कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद आपके सर राजनीतिक जीवन में बड़ा बदलाव क्या आया सर? उसके बाद अलग होने के बाद मुझे एक फ्रीडम लग रही है, मुझे लगा कि मैं स्वतंत्र हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले मुझे लग रहा था भाई, जिस पार्टी में आपने 16 साल का समय दिया है जी, और पूरी मेहनत की है, अब हम लोगों ने, आप, मैं बता तो रहा हूँ, मैं 24 घंटे गुणे 7 डे मैंने राजनीति में दी। जब भी पार्टी को जरूरत पड़ी है, जब भी लोगों को जरूरत पड़ी है, मैं खड़ा रहा हूँ। चाहे वो पार्टी के लिए हो, चाहे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हो, चाहे नेताओं के पीछे भर नहीं गया मैं। नेताओं के पीछे घूमने का, ज्यादा राउंडिंग करने का, उनका गणेश परिक्रमा करने की आदत मेरी कम थी। शायद यही कमी रह गई मुझसे, जो मेरे स्वभाव में नहीं था। बाकी जनता के लिए और पार्टी के लिए हमेशा खड़ा रहा मैं, और पूरी ईमानदारी से मैंने काम किया। कहीं भी रहता हूं मैं ईमानदारी से काम करता हूं। लेकिन जब एक चीज उसमें मैंने महसूस किया, आपका सवाल जो है कि पार्टी से अलग होने से क्या फायदा हुआ, मैं आज प्रेशर नहीं है मेरे पास कोई। आज मैं खुल के हर काम कर रहा हूँ। अब मुझे अब ये लगने लगा कि काश मैं बहुत पहले पार्टी में, मैं शिवसेना के समय जब महापौर का चुनाव लड़ा था, महापौरी के समय, उसमें समय जब मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया था, तो मुझे वापस कांग्रेस में नहीं जाना चाहिए था। तभी मैंने एक एसडीएफ नाम का संगठन बनाया था, और उसी को हमको पार्टी रजिस्टर्ड करके और नई पार्टी तब से खड़ी करनी चाहिए थी। शायद 2023 में हमारे विधायक होते, लेकिन मैंने गलती की कि मैं, चूंकि कांग्रेस से एक लगाव था, मैंने जैसा कि आपको बताया, विचारधारा मेरी उससे जुड़ी हुई थी, तो इस वजह से एक मुझे लगा कि मेरी गलती थी, मैं अपनी गलती से मुझे पार्टी से निष्कासन किया गया। महापौर का चुनाव मैंने खुद लड़ा, अपनी स्वेच्छा थी, तो मुझे वापसी करनी चाहिए। मुझे लगा कि मैंने पार्टी के साथ गलत किया, तो इसलिए मैं पार्टी में वापस गया कि अब अच्छा करूंगा। लेकिन अब मैं गलत नहीं किया पार्टी के साथ, पार्टी वालों ने मेरे साथ गलत किया। इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि पार्टी से अलग होकर के बहुत अच्छा लग, मतलब कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आज खुल के हर काम कर पा रहा हूँ, और किसी का कोई प्रेशर नहीं है मेरे पास। आज कंपनियों के खिलाफ मैं काम कर रहा हूँ। आप देखिए, धिरौली परियोजना है, वहां मैं आज, धिरौली की जो अडानी कंपनी है वो घुटने पे आ गई है। अगर मैं ही कांग्रेस में होता, मेरे ऊपर प्रेशर आ जाता, कहीं ना कहीं से प्रेशर आता था प्रेशर, कई बार प्रेशर आया कई कंपनियों में। सच पूछा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को इनडायरेक्टली मुझे बोल दिया था, जीतू पटवारी जी ने। ठीक है, हालांकि मैं डायरेक्ट उन्होंने नहीं बोला, पर इनडायरेक्टली इस तरीके से उन्होंने बोल दिया था। तो मैंने साफ मना कर दिया, देखिए सिंगरौली के बारे में हम कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सिंगरौली के हित में सीधी वाले नेता काम करेंगे तो उनके साथ हम खड़े रहेंगे, अहित में काम करेंगे और पार्टी के अहित में काम करेंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। इवन कि आप, प्रदेश अध्यक्ष को मैंने बोल दिया था कि अगर मुझे ऐसा लगेगा कि आप सिंगरौली की जनता के पक्ष में आप काम नहीं कर रहे हैं, तो हम आपका भी विरोध करेंगे। मुंह पे बोल दिया था, और इसके प्रमाण है जो हमारे साथ गए थे लोग। तो आज मैं स्वतंत्र महसूस कर रहा हूं, आज खुल के मैं काम कर रहा हूं। आज मुझे मेरे मेरे मैं जो निर्णय लेना होता है मुझे लेना होता है, जो मैं क्या कहता करना है मुझे करना है। इसलिए आज मेरे ऊपर न तो कोई प्रेशर है, और खरीदने की बात तो न पहले कोई खरीद पाया ना आज खरीद पाएगा, ना डराने की बात न पहले कोई डरा पाया ना आज। और रही बात, जब मैं कांग्रेस में भी था तो आप लोगों ने देखा, कांग्रेस का कोई नेता हमारे साथ नहीं खड़ा होता, न बड़ा नेता, न छोटा नेता, न यहाँ के नेता। कार्यकर्ता कुछ खड़े होते थे जो डायरेक्ट हमसे जुड़े हुए थे, लेकिन नेता नहीं खड़े होते थे, न यहाँ के नेता, न पार्टी, न संगठन। तो कुल मिला के हमारे कोई फायदा नहीं था कांग्रेस में रहने से हमको। लेकिन आज मुझे ठीक है, कम से कम अब किसी से अपेक्षा नहीं है, जो लड़ रहा हूं मैं अपने से लड़ रहा हूं। और सबसे अच्छी बात मैंने ये देखा कि मेरा पार्टी, कांग्रेस पार्टी से अलग होना जनता भी पसंद कर रही है। जनता अब ज्यादा समर्थन मिल रहा है मुझे। पहले जो लोग कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे, मेरे को पसंद करते थे, लेकिन कांग्रेस की वजह से वो लोग मेरे साथ नहीं खड़े होते थे, आज वो लोग भी मेरे साथ खड़े हो रहे हैं। सर अभी आपने जैसा कहा, कांग्रेस से अलग होने के बाद आपने एक नई पार्टी बनाई, जन उड़ान पार्टी। तो सर कांग्रेस पार्टी और आपके जन उड़ान पार्टी के बीच में वैचारिक यदि अंतर कहा जाए सर, तो इन दोनों पार्टियों में वैचारिक अंतर क्या है सर? देखिए, कांग्रेस क्या है कि एक ट्रेडिशनल सोच की पार्टी है, ट्रेडिशनल जी। और वहां आज भी सामंतवादी मानसिकता के बहुत से लोग बहुत ज्यादा हावी हैं, खासकर बिंद क्षेत्र में मैं कहूँ। और आप, मेरा निष्कासन क्यों हुआ आपको पता है जी। ये बात मैं कह दे रहा हूँ आपसे, और इस बात को जरूर चलाइएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी भोपाल गया था, 8-10 दिन मेरी
मेरा एग्जाम था, मैं वहाँ रुका हुआ था, उसी बीच में वहाँ के लोगों से मेरी मुलाकात हुई। चूंकि मेरा पार्टी से निष्कासन हुआ तो मैं किसी से, मैंने प्रदेश अध्यक्ष वगैरह को भेज दिया था लेटर व्हाट्सएप पे, लेकिन मैं तो ना तो उनका कोई फोन आया, ना तो मैं गया, और ना तो मैं ये गिड़गिड़ाने गया कि मुझे वापस करिए कि ये क्या हुआ। उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, दूसरे दिन मैं रसगुल्ला खाया और दूसरा अपना काम करना शुरू कर दिया। आप लोगों ने देखा, मेरे को कोई मतलब ही नहीं रहा कि निकाल दिए तुमसे तो निकाल दिए, क्या लिए रहो अपना, ठीक है। तो ये चीज था। लेकिन अभी मैं जाया तो भाई कांग्रेस पार्टी में सच ये है कि आज भी ऊपर लेवल में बहुत अच्छे अच्छे नेताओं से, पूरी यहाँ से लेकर दिल्ली तक मेरी अच्छी पकड़ है। अभी मैं दिल्ली भी गया था तो बड़े बड़े नेताओं से मैं मिल के आया। उन लोगों ने कहा मुझे कि आप राष्ट्रीय टीम में आ जाओ, मैंने कहा नहीं, मैं अब अलग पार्टी मैंने बना लिया है, तो मैं सिंगरौली की जनता को धोखा नहीं दूंगा। मुझे राष्ट्रीय टीम में अभी ऑफर था, मैं चाहता तो चला जाता। और इन ये जो सब नेता थे ना, फिर ये अपॉइंटमेंट लेते मेरे पास आने के लिए, मेरे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते। जिन लोगों ने आज मुझे पार्टी से निकालने का जो है तो वो जश्न मना रहे हैं, वो सब अपॉइंटमेंट लेते। लेकिन मैंने कहा नहीं, अब तो मैं सिंगरौली के जनता से प्रॉमिस कर दिया हूं कि अलग पार्टी बनाऊंगा, तो अलग पार्टी बनाऊंगा। अब मैं पार्टी, हाँ उस समय मुझे दिल्ली रहना पड़ता उस मामले में, तो मैंने कहा नहीं, मैं सिंगरौली की जनता को छोड़ के नहीं जाऊंगा, और मैं सिंगरौली की अलग पार्टी बनाऊंगा और अलग से करूंगा काम। लेकिन उसी समय मैं भोपाल में जब मिला तो मैं कारण मुझे क्या पता चला, आप सोचोगे तो आश्चर्य मान जाओगे। एक आपको याद होगा कि राजपूत समाज से जुड़ा हुआ है, एक राजपूत बिरादरी से जुड़ा हुआ है, एक मेरा वीडियो काट छाट के वायरल किया गया। अच्छा। स्टेटमेंट है ठाकुरों को लेकर के जी। आपने देखो सुना होगा। उस वीडियो को कटिंग करके 15 सेकंड का एक वीडियो वायरल किया गया, और ये कोशिश की गई, ये शिकायत की गई मेरी यहाँ से लेकर के भोपाल तक, कि भास्कर मिश्रा ठाकुरों को बहुत गंदा बंदा बोलते हैं, हमेशा उनके ठाकुर विरोधी हैं भास्कर मिश्रा। ये हमारी छवि बनाने की कोशिश की, शिकायत की गई मेरी प्रदेश स्तर तक, बड़े बड़े नेताओं पर। प्रदेश स्तर में भी बहुत से बड़े बड़े ठाकुर नेता बैठे हुए हैं, उन लोगों को ये बात बुरी लगी। फिर वो लोग प्रदेश अध्यक्ष पे दबाव बनाए, और ये नरेशन बनाया गया, जो जीतू पटवारी है उनके पास ये नरेशन पहुंचाया गया कि बिंद क्षेत्र में जो ठाकुर हैं वो सब बड़े लोग हैं, मतलब संपन्न लोग हैं और दमदार हैं, और हर ठाकुर के पास 150 आदमी हैं, मतलब 150 वोट। ये बताया गया कि गिरा से गिरा कमजोर से कमजोर ठाकुर हो तो भी उसके पास 150 वोट हैं। तो अगर ठाकुर नाराज हो गए बिंद क्षेत्र से तो पार्टी उभर नहीं पाएगी और पार्टी को बहुत नुकसान हो जाएगा। और बिंद क्षेत्र के पूरे ठाकुर भास्कर मिश्रा से नाराज हैं, और भास्कर मिश्रा का विरोध ठाकुर कर रहे हैं, ये वहां नरेशन बनाया गया। इसलिए भास्कर मिश्रा को तत्काल, और ये भी बताया गया, अब बहुत बड़े नेताओं का फोन गया उनके पास, जीतू पटवारी के पास, और अच्छा प्रेशर बनाया गया। राहुल भैया का भी, कमलेश्वर पटेल का भी, सब लोग दबाव बनाए कि कैसे आपने इनको प्रवक्ता बना दिया। जब हमको प्रवक्ता बनाया गया तभी उन लोगों ने दबाव बनाया। फिर इसके बाद क्या है कि जो है तो इन लोगों ने इस तरीके से कि पार्टी में इनको रहना, तो मतलब भास्कर मिश्रा को है। तो मैं गया भोपाल, जब मैं पार्टी में था, जीतू पटवारी जी गया वहां किसी काम से, कोई कार्यक्रम था, तो जीतू पटवारी से मिलने गया। जीतू पटवारी जी ने मुझसे ही कहा, उस समय ये यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं शहर, और 2-4 उनके साथ और नेता हैं, वो लोग बैठे थे, राम श्रवण जी बैठे थे, ये के यहाँ के आपके खुटार के एक रामदयाल जी हैं, अच्छा, वो लोग भी बैठे थे। उन लोग सामने की बात है। जीतू पटवारी जी ने मुझसे कहा, क्यों मैंने आपको प्रवक्ता बनाया था पार्टी का, कि आप बिरादरी के प्रवक्ता थे। हमने कहा भैया वो तो काट छाट के वीडियो चलाया गया, अगर आपको वो वाला वीडियो लग रहा है तो मैं उस संबंध में अपना पक्ष रखना चाहता हूं, अगर आपको ये बात शिकायत पहुंची तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं बैठो, मैं टाइम दूंगा, सुनूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं वेट करता रहा। उसी बीच में ये जो यहाँ का शहर अध्यक्ष था, और ये गया, जब तक मैं वहां बैठा रहा, फिर इसके चेहरे का मैं भाव देखा तो बड़ा हड़बड़ाहट थी। तो मुझे लगा इससे पहले इसने क्या कुछ भरा होगा, अब इसको लग रहा था कहीं पोल न खुल जाए, क्या हो जाएगा। तो फिर इसने, उससे पहले भी जीतू पटवारी जी ने हमसे बताया था कि जो भी नेता वहां आता है सिर्फ तुम्हारी बुराई करता है, उन्होंने ये बात बताई थी। जी जी। तो फिर ये अंदर गए, अंदर बाहर ये शहर अध्यक्ष करने लगा, और फिर पता नहीं क्या वो हर से बाहर से जाकर के क्या चाल चला। उसी समय उनके सबसे बड़े सहयोगी कुणाल चौधरी जी हैं, वो आ गए, उनसे मिला। फिर ऐसे करते करते कि फिर जीतू पटवारी जी जिन्होंने हमको बैठाया था टाइम देने के लिए, मेरा पक्ष सुनने के लिए, तो फिर इसके बाद जो है उन्होंने मेरा पक्ष नहीं सुना, उन्होंने मुझे समय नहीं दिया। तो जब समय नहीं दिया, मेरा पक्ष नहीं सुना, तो फिर मैं चला आया। अब मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। ठीक है, आप किसी को सजा दे दो, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी कहता है कि उसका भी पक्ष सुना जाना चाहिए, और उसको भी अपने बचाव में सबूत पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को कांग्रेस मानने वाली है, उसके संविधान में है।
भारतीय संविधान में है और ये कांग्रेस की परंपरा रही है। तो जब उन्होंने मेरा पक्ष नहीं सुना तो कांग्रेस के संविधान का उन्होंने उल्लंघन किया, कांग्रेस के परंपरा का उन्होंने उल्लंघन किया, और एक प्रदेश अध्यक्ष ऐसा करे ये मुझे अच्छा नहीं लगा और कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो मैं सीधे वहां से चला आया और दोबारा फिर न तो अपना पक्ष रखने गया और न तो मैंने कोई मतलब रखा। अब आप सोचिए कि मेरे पास नोटिस किस बात की आती है, अनुशासनहीनता की। और उसमें ये लिखा गया कि आपने जिला अध्यक्ष को, शहर जिला अध्यक्ष को ये कह दिया, शहर जिला अध्यक्ष को वो कह दिया, शहर जिला अध्यक्ष वो कह दिया। ऐसा लग रहा था शहर अध्यक्ष न होकर के भगवान बन गया, समझ रहे हैं, राष्ट्रपति हो गया हो और उसको संवैधानिक मर्यादा है, उसको नहीं बोलना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ मैंने उसको बोला भी नहीं था डायरेक्टली। वही बात हमने बोला था जो पब्लिक प्लेस में था, तो ऑलरेडी पब्लिक प्लेस में था। तो उसने ये नोटिस भेज दिया। तो हम समझ गए कि कुल मिलाकर इनको किसी एन प्रकार किसी तरीके से इन लोगों को हमको पार्टी से निकालना है। तो वो जवाब 7 दिन के दिवस में हमको जवाब लिखा गया था कि 7 दिन में आप जवाब दीजिए। तो मैंने कहा जब मैं प्रदेश का पदाधिकारी रहा और इसको शहर अध्यक्ष को, वो भी नगर अध्यक्ष को शहर अध्यक्ष भी कहा जाए, मतलब जिला अध्यक्ष भी नहीं कहा जा सकता, 45 वार्ड के अध्यक्ष को कहाँ पावर है कि वो हमको प्रदेश जो पदाधिकारी है उसको नोटिस भेजे। बिल्कुल संविधान के, कांग्रेस के संविधान के खिलाफ था और उसको लेकर मैं कोर्ट चला जाता था, ऐसी तैसी हो जाती, लेकिन मैं क्यों जाऊं। फिर मैंने क्या किया कि मैंने जो है तो कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जीतू पटवारी जी को भेज दिया जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनको मैंने भेज दिया कि भाई ये तो बियॉन्ड ऑफ पावर है, इसके पावर से बाहर है। चलिए सर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सर मेरा है कि आपकी पार्टी सिंगरौली की जनता को ऐसा क्या विकल्प देना चाहती है जो मौजूदा राजनीतिक दल नहीं दे पा रहे हैं? सबसे बड़ी बात है ईमानदारी जी, कर्तव्यनिष्ठा और जो सोच हम अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया जी कि जन केंद्रित राजनीति, इसकी आवश्यकता है। और इसके लिए जो राजनीति अभी सीधी और रीवा से चल रही है सिंगरौली की जी, उसको वहां से शिफ्ट होकर करके सिंगरौली में करना पड़ेगा। और इसके लिए मजबूत करेजा दिखाना पड़ेगा, बड़े नेताओं का विरोध करना पड़ेगा जो कांग्रेस वाले नहीं कर सकते, और कांग्रेस में रह के शायद हम भी ना कर पाते, भाजपा वाले नहीं कर पाएंगे। किस कांग्रेसी की औकात है अभी वर्तमान में, आप बताइए। भास्कर मिश्रा के छोड़ के, अगर भास्कर मिश्रा थे तो कर देते थे, कांग्रेस में थे तो भी करते थे। यही तो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाएगा कि बड़े नेताओं का विरोध करते हैं। लेकिन कांग्रेस में रहते हुए आज कौन से नेता जो कांग्रेस का, हालांकि तो कांग्रेस में तो नेता नहीं बचे हैं, सब या तो व्यापारी हैं या तो चमचे हैं, किसी के अधिकारियों के चमचे हैं। लेकिन जो भी हैं तो वो उनकी औकात है कि कमलेश्वर पटेल का विरोध कर लेंगे सिंगरौली में, राहुल भैया का विरोध कर लेंगे, है औकात? या भारतीय जनता पार्टी में जो विधायक, इवन कि मैं कहता हूं सांसद, जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वो उनकी औकात है कि राजेंद्र शुक्ला का विरोध कर लेंगे? नहीं। जो राजेंद्र शुक्ला यहाँ चलाना चाहते हैं वो नहीं चले, ऐसा कि किसी की औकात है? नहीं है। क्या आप बताइए? नहीं है। इसलिए वो लोग, भाजपा कांग्रेस, सिंगरौली केंद्रित राजनीति नहीं दे सकते, सिंगरौली को राजनीतिक रूप से सीधी और रीवा से अलग नहीं कर सकती। ये काम सिर्फ जन उड़ान पार्टी कर सकती है। और जब तक सिंगरौली और सीधी और रीवा की राजनीति अलग नहीं होगी सिंगरौली से, यानी सिंगरौली की राजनीति सिंगरौली से जब तक नहीं चलेगी, तब तक आप ये समझ लीजिए कि यहाँ का सारा संसाधन सिंगरौली वासियों के लिए बेकार है। जैसे सब लोग बाहर ले जाकर लूट रहे हैं। आज आप देखिए, कल ही वहां से 3-4 फ्लाइटें चलने लगी, कल ही उद्घाटन था रीवा से जी। और यहाँ के हवाई अड्डा का हाल देखिए। सबसे ज्यादा, आप खुद बताइए ईमानदारी से, सबसे ज्यादा हवाई अड्डे की जरूरत कहाँ थी? सिंगरौली वालों को थी। सबसे ज्यादा एरोप्लेन की जरूरत किसको थी? हवाई यात्रा की जरूरत किसको थी? सिंगरौली की थी। क्योंकि यहाँ बर्ड लेवल की कंपनियां हैं, बर्ड लेवल के लोग हैं, यहाँ के लोगों के पास समय कम है, बिजनेसमैन है, और यहाँ की जनता के पास एक सही तरीके से ट्रेन भी नहीं है, सड़क भी नहीं है। तो हवाई अड्डे की जरूरत सबसे ज्यादा सिंगरौली वालों की थी। वहां तो रीवा से 50 किलोमीटर दूर पर सतना में भी हवाई अड्डा है, लेकिन रीवा में भी हवाई अड्डा बना दिया गया, वहां से नियमित उड़ानें चलने लगी। वो कहाँ के पैसे से हो रहा है? सब सिंगरौली का पैसा है। और अभी एक चीज और बता दूं, ये मुझे सुनने में आया है, ये आपके चैनल पे मैं खुलासा कर रहा हूँ, और ये चैनल बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको आपको चलाना जी, कि यहाँ पे जो संपत्तियां लीकेज हैं, अब हम लोग सब लोगों की लड़ाई और आप मीडिया वालों की लड़ाई की वजह से जो डीएमएफ है यहाँ से आ गया कि अब जिले से स्वीकृति होगी। संपत्तियां जी ने, मुझे जानकारी मिली हमारे सूत्रों के द्वारा कि
कंपनियों को क्लियर कट बता रखा है कि तुम लोग सब लोग पैसा एक नियमित मात्रा में हमारे क्षेत्र में यानी शहडोल जिले जहां उनका क्षेत्र है, मंडला है कि शहडोल, मंडला मंडला जिले में हमारे पैसा खर्च करो। ये कंपनियों पर प्रेशर बनाया उन्होंने। डीएमएफ तो अब नहीं ले जा सकती। इससे पहले डीएमएफ लगातार जितने भी प्रभारी मंत्री रहे सब बाहर ले जाते रहे, उधर खूब डीएमएफ की बंदरबाट हुई। लेकिन आज वो लोग क्या कर रहे हैं, डीएमएफ नहीं पा रहे हैं तो अब सीएसआर के थ्रू, जो कंपनियों का सीएसआर है और अनाप शनाप के जो अन्य पैसे हैं जो सिंगरौली में खर्च होना चाहिए, उस पर वो दबाव बना रही है को मंडला में खर्च करो। तो इस राजनीति को अब क्या आप बताइए कि संपत्ति आयुक्तों का इस मुद्दे को लेकर के संपत्ति आयुक्तों का विरोध करने की औकात भाजपाइयों में है? नहीं है सर। और मैं तो भाजपाइयों को छोड़िए, मैं कांग्रेसियों को औकात कह रहा हूं कि कांग्रेसियों में नहीं है। यहाँ के है तो अब तरीके से आई थी, काला झंडा दिखाए, उनकी गाड़ी को रोके, नहीं है। लेकिन ये जन उड़ान पार्टी में है। हम लोग ये काम करेंगे और हम लोग कर भी रहे हैं। आप लोग देखा, अभी आने वाले समय में हमारी टीम गठित हो जाएगी। जब अभी तो हमारे पास देखिए टीम नहीं है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है। टीम जैसे ही गठित हो जाएगी उसके बाद आप देखिएगा भाजपा कांग्रेस के दोनों के नेताओं का क्या हाल होता है। यहाँ शायद वो सिंगरौली की बाउंड्री के नीचे अंदर घुस ना पाए, लेकिन सिंगरौली में इसके अतिरिक्त आपने पूछा कि सिंगरौली को ऐसा क्या मिलेगा आपकी पार्टी से। जी, मैंने बताया कि सबसे पहले तो सिंगरौली को लीडर मिलेगा जो अभी सिंगरौली में नहीं है। सिंगरौली में को ऐसी पार्टी मिलेगी जो सिंगरौली की होगी, सिंगरौली के लिए होगी। सिंगरौली को राजनीति मिलेगी जो कि सीधी और रीवा से अलग होगी, सिंगरौली के लिए होगी। और राजनीति अलग हो जाएगी तो सिंगरौली के सारे संसाधन, वो उस पर पूरा अधिकार सिंगरौली वासियों का हो जाएगा। उसका पूरा लाभ सिंगरौली वासियों को मिलेगा। चाहे वो उत्खनन का हो, मतलब जो माइंस है उसका पूरा लाभ सबसे पहले सिंगरौली वालों को मिलेगा। जो डीएमएफ है उसका पूरा लाभ सिंगरौली वालों को मिलेगा। जो यहाँ का रोजगार है सबसे पहला लाभ सिंगरौली वालों को मिलेगा। यहाँ जो कुछ भी है, जो यहाँ का पोल्यूशन है उसको खत्म करने का काम हम लोग कम से कम करने का काम हम लोग करेंगे। जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड हो गया, हवाई जहाज की हालत आप देख लीजिए, जो हवाई अड्डे की हालत आप देख लीजिए, और ट्रेन में रेलवे का देख लीजिए आप, नेशनल हाईवे, सब कुछ जो बदहाल है वो सब कुछ सिंगरौली वासियों को मिलेगा और देना पड़ेगा। और आपको एक चीज और बता दूं, 2028 में अगर हमारी पार्टी को सिंगरौली वासियों ने 3 की 3 सीट दे दी यहाँ, और अगला अगर चौथी सीट बन जाती है, हो सकता है परसिमन हो और चौथी सीट बन जाए, 5वीं सीट बन जाए जी, तो अगर सारी सीट दे सकती है तो जो भी सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी उसमें हम शामिल होंगे और हम चाहेंगे सिंगरौली के लिए वो सब कुछ होगा। नहीं भी शामिल हो पाए सरकार में तो भी अगर 3 सीट या 4 सीट या 5 सीट जो भी हमारी है, मतलब यहाँ सिंगरौली में सिंगरौली की जनता ने दे दी, तो हम छाती पर मुख दल लेंगे। वहां विपक्ष में रहते हुए भी हम वहां पे जो भी सरकार बनेगी उसके चाहे भाजपा बने चाहे कांग्रेस बने, उसके छाती पर मूंग दर के सिंगरौली का हक सिंगरौली वालों को दिलाएंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब सर बात करते हैं सिंगरौली के उस मुद्दे की जिसको लेकर आप लगातार आवाज उठाते रहे हैं। सर हम बात कर रहे हैं खनन और पेड़ कटाई को लेकर के। सर सिंगरौली में लगातार हो रहे खनन को आप विकास मानते हैं या पर्यावरण और स्थानीय लोगों के लिए खतरा मानते हैं? सर इस बारे में आप जरूर बताएं। सर देखिए, एक चीज हमको बता दूं कि संतुलित विकास आवश्यक है इस देश की प्रगति के लिए जी। लेकिन वो संतुलित और सतत होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, और ये कह लीजिए बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए जी। लेकिन जो अभी यहाँ सिंगरौली में विकास हो रहा है वो ना तो बैलेंस्ड है और ना तो सस्टेनेबल है। बैलेंस डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए जी और लोगों को बिना नुकसान पहुंचाए, आप उसका जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन करो और राष्ट्र हित में उसका उपयोग करो जी। और उसका फायदा जनहित में होना चाहिए, लोगों को होना चाहिए। और सतत डेवलपमेंट का मतलब होना चाहिए कि ये चीजें लगातार बनी रहें, जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भी ख्याल हम रखें। कोई भी विकास करने के पहले हम उन पीढ़ियों का भी ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि आज हम तो कह लिए कि खूब मजा मार लिए, हम कटोरे कटोरे घी पी लिए, जो हमारी पीढ़ी आगे आने वाली है उसके लिए कुछ बचे ही नहीं। वो सांस लेने के लिए भी उसको दुर्भर हो जाए, सांस लेने के लिए भी दुर्भर हो जाए, उसके पास सांस लेने के लिए अच्छी हवा तक हम ना छोड़े, तो इसको हमारी क्या है, इसको विकास नहीं कहा जाएगा। अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के प्रति धोखा कहा जाएगा। समझ रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं जिस तरीके, मैं भी सिंगरौली में विकास चाहता हूं, लेकिन मैं बैलेंस्ड डेवलपमेंट चाहता हूं, संतुलित विकास चाहता हूं और
सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहता हूं, यानी सतत विकास चाहता हूं। और इसके लिए आवश्यक है, जो मेरा विजन है कि आप उत्खनन करो, ठीक है करो, लेकिन वहां के लोगों को जो उनका हक है वो दे दो, आप उनको विस्थापित करो। जो 2013 का जो वो अधिनियम बना है उसके हिसाब से उनका जो संपूर्ण लाभ है उसको दे दो, उनके रोजगार की व्यवस्था कराओ, उनके प्लाट की व्यवस्था कराओ, उनकी आने वाली पीढ़ियों का ख्याल रखो, उनको दवाई पढ़ाई का ख्याल रखो, पढ़ाई दवाई का ख्याल रखो, उनके पर्यावरण का ख्याल रखो। मतलब आप उस इंसान को इंसान बनाओ ना, सिर्फ आप अडानी का केवल विकास ना हो। अगर वो आपने विकास किया है तो फिर मैंने वही कहा, तो सतत बैलेंस डेवलपमेंट, उन लोगों का भी विकास करो आप। ऐसा नहीं कि आप नाम में, अब आप वहीं पे जा देखिए, खनुआ नया में, नया टोला में एक कॉलोनी बनी है, वहां पे एपीएमडीसी ने विस्थापित कॉलोनी बनाई, जाके उसकी हालत देखिए आप। आपको लगेगा कि डेवलप्ड कॉलोनी, उसमें क्या आपने उनका विकास कर दिया? वो एकड़ों में बस रहे थे, आपने उनको ढिसमिलों में सिमेंट के रख दिया। 1 एकड़ में घर बनाए थे, आपने 2 डिसमिल में घर बनवा दिया। ठीक है, आपने 2 डिसमिल में घर बनवाया, लेकिन उस कॉलोनी को इस तरीके से सुसज्जित करो ना कि उनको लगे कि हाँ हम अच्छे माहौल, अच्छी कॉलोनी में रह रहे हैं। वहां आप सब एक सफाई बोर्ड तैयार करो, क्लिनिक तैयार करो, ऐसा कोई एक एस्टेब्लिशमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड तैयार करो जो वहाँ के साफ सफाई की व्यवस्था बनाए, वहाँ का नगरीय प्रशासन चलाए, ये तमाम चीजों की। लेकिन ये तो कुछ नहीं किया आपने। वहां के लोगों का रोजगार आप दो, बहुत से लोगों को तो मुआवजा नहीं मिला, बहुत से लोगों को प्लाट नहीं मिला, वो बेचारे अपने ही अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जितना पैसा उनको मुआवजा मिलेगा उतना वो लड़ने में खर्च करते रहे, न्यायालय में जाके खर्च करते रहे। तो मेरा कहने का मतलब है कि विकास आपका भी हो, कंपनी का हो, देश का हो, तो जनता का भी हो। बिना जनता के विकास का कोई मतलब नहीं है देश के विकास का। ठीक है, केवल एक व्यक्ति का, एक कंपनी का विकास का मतलब देश का विकास थोड़ी ना कहा जाएगा। एक बात। दूसरी बात, आप हमारे पर्यावरण में संतुलन बना के रखो। जैसे अडानी के खिलाफ 6 लाख पेड़ का काट रहा है, वो कहाँ लगवा रहा है? ये देवास शाजापुर पता नहीं कहाँ, उसको यहाँ लगवाओ ना, सिंगरौली में लगवाओ। सिंगरौली का पेड़ आप काट रहे हो, और नियम ये है कि एक झाड़ी आप उखाड़ के दूसरी जगह लगाओगे तब जाकर के चला पाओगे, आप काट नहीं सकते उसको। इतने मतलब ये रूल है इन्वायरमेंट क्लियरेंस का कि जितना आप पेड़ उनको नष्ट नहीं करोगे, उनको उनके जड़ सहित उठा के दूसरी जगह लगाओगे जितने लग सकते हैं, फिर इसके बाद जो नहीं लगते हैं उसके एवज में तुम नया पेड़ लगाओगे। और ये है कि एक पेड़ की जगह पे 4 पेड़ लगाओगे। तो ये चीज नहीं कर रहे हैं लोग, इसके खिलाफ हमारा लड़ते। इससे मतलब बैलेंस डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, एक संतुलित विकास नहीं हो रहा है। हम संतुलित विकास चाहते हैं। सतत विकास का मतलब है जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए तुम सब कुछ बर्बाद किए दे रहे हो, जल जंगल जमीन सब कुछ खत्म कर दिए रहे हो, तो आगे आने वाली पीढ़ी के पास बचेगा क्या? भाई एक आपने 2 डिसमिल का प्लाट दे दिया, आगे परिवार कल बढ़ेगा तो कहाँ घर बनाएंगे वो? इसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। घर बनाने के लिए तो जमीन ही चाहिए ना, कितना भी पैसा, क्या पैसा खा करके कोई जिएगा कि पैसे के रूप सिक्के पर घर बनाएगा अपना? जमीन तो चाहिए उसके लिए। बिल्कुल चाहिए। अगला सवाल है सर, सिंगरौली में कंपनियों द्वारा जो जमीन अधिग्रहण को लेकर स्थानीय लोगों की शिकायतें सामने आती रहती हैं, आपके अनुसार सबसे बड़ी वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनकी समस्या क्या है भूमि अधिग्रहण को लेकर के? स्थानीय दलाल। अच्छा। अगर सबसे बड़ी आप समस्या कहिए तो जो स्थानीय दलाल हैं जी। जो हर जहां भी कंपनी भूमि अधिग्रहण होता है वहां पे 1-2 नेता फुटक जाते हैं। वो कभी किसी पार्टी से भी जुड़े होते हैं, किसी पार्टी से नहीं भी जुड़े होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जी। लेकिन वो कंपनियों से जरूर जुड़ते हैं और व्यक्तिगत बेनिफिट के आधार पर लोगों को बरगला करके, बेवकूफ बना करके और उनका औने पौने दाम में जमीन बेचवा देते हैं। और कंपनी जो है तो ले लेती, कंपनी के अधिकारी उसमें मजे मारते हैं, वो दलाल मजे मारते हैं, और जो आम लोग हैं, आम विस्थापित है वहां का, उनका सब कुछ लूट जाता है और उनको कुछ नहीं मिलता बेचारों को अंत में। और सब कुछ देखिए, हर क्षेत्र में हर लोग समझदार नहीं होते हैं। ठीक है, तो 1-2 जो समझदार निकले वही दलाली करना शुरू कर देते हैं। सब जगह ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर जगह में मैं ऐसे देखा है। ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो सब लोग स्थानीय लोग हैं सब ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन 99.9 लोग ऐसा कर रहे हैं, 0.1% लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो जनता के लिए भी लड़ रहे हैं। खनन और परिवहन से जुड़े भारी वाहनों के कारण स्थानीय लोगों की जान जा रही है, जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस समस्या की वास्तविक स्थिति के बारे में सर आप जरूर कहें, क्योंकि ये बहुत ही सिंगरौली का सेंसिटिव मुद्दा बन गया है सर। आए दिन कहीं न कहीं किसी न किसी घर का एक चिराग सड़क पे जो है कि मर जा रहा है, और मैं देखा हूं कि उन मरने वाले में तमाम जगह पे आप ऑन द स्पॉट भी पहुंचे हैं, क्योंकि मैं वीडियो के माध्यम से मैं आपको फॉलो भी करता हूं। तो कई मुद्दों पे मैं आपको वहां पे प्रेजेंस पाया, मतलब कि देखा कि आप वहां पे मौजूद हैं। तो सर इसकी स्थिति के बारे में जरूर आप सर थोड़ा सा डिटेल में कहें, मैं तो कहूंगा।
आरटीआई के माध्यम से भी मिला है कि 7-8 सालों में लगभग 2 से 2,500 लोगों की मृत्यु हुई है। जी जी इस प्रशासन का डाटा है। और जबकि अनौपचारिक रूप से देखा जाए तो 4 से 5,000 लोग मर चुके होंगे अब से, जब से जिला बना होगा, केवल दुर्घटना से। जी और वो लोग हैं जो कभी ऐसे लोग मर गए जो बहुत बड़ी जगह पे जा सकते थे। कोई इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता था, कोई कलेक्टर बन सकता था, कोई अच्छा प्लेयर बन सकता था, लेकिन वो आज इस दुनिया से चले गए। असामयिक मर गए, अकाल मौत हो गई उनकी। किसी माँ की गोद सुनी हो गई, किसी पत्नी का कोई पत्नी विधवा हो गई, कोई बाप का भविष्य बर्बाद हो गया, उसका लड़का चला गया तो बुढ़ापे की लाठी चली गई। तो हमारे कहने का मतलब है इस तरीके का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और ये लगातार हो रहा है। अभी दुर्भाग्य से रुका नहीं है। अभी 17 जुलाई को मेरा फिर से हड़ताल था, सड़क जाम। 13 जुलाई को हमने किया था, उससे बहुत ज़्यादा सुधार हुआ था। आपने देखा था कि रोड चौड़ीकरण हुआ था, आसपास लाइटें लगी थी, क्योंकि स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल पे मुद्दा चला गया था जी हमारे जेल जाने से। तो नेशनल लेवल पर जब मुद्दा बना तो प्रशासन और कंपनियों पर प्रेशर बना। जब प्रेशर बना तो सड़कें जो है तो चौड़ी हुई, उनका चौड़ीकरण किया गया और कुछ सुधार हुआ उनमें। कन्वेयर सिस्टम लागू हुआ और उसका कन्वेयर सिस्टम का कड़ाई से पालन हुआ कुछ हद तक, जो अब भी हो रहा है। और लाइटें लगाई गई जो कि किसी काम की नहीं है। इस तरीके से लेकिन कुछ न कुछ सुधार हुआ। उसी समय आपने ये भी देखा होगा कि घोषणा की गई कि परसौना से गढ़ाखाड़, सॉरी, परसौना से माड़ा और परसौना से बरगवां 4 लेन रोड जी। की घोषणा हुई, जो अभी तक जमीन में कहीं दिख नहीं रही। 6-7 बार घोषणा हो चुकी है, लेकिन घोषणा उसी समय हुई। इसीलिए 17 जुलाई को हमने फिर से रखा था, लेकिन माननीय कलेक्टर महोदय ने कहा, आप लोगों ने पेपर में भी पढ़ा होगा, माननीय कलेक्टर महोदय ने कहा कि बहुत जल्द अडानी का कोयला उधर से ट्रांसपोर्टिंग चालू हो जाएगी। उसका रोड बन गया है, हाईवे उसकी बन गई है। तो जुलाई बीत गई, अगस्त चालू है। अब अगस्त के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। अगस्त सितंबर तक वेट करेंगे, नहीं होगा तो फिर चक्का जाम हड़ताल करेंगे। तो ये बोले कि वहां से अब कोल वाहन ट्रांसपोर्ट हट जाएंगे और यही हमारी मांग थी, इसलिए उन्होंने समय मांगा तो हमने समय दे रखा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। जिनके हाथ में कुछ करने की ताकत थी, विधायक, सांसद, वो लोग कुछ किए नहीं और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है सिंगरौली का। इसीलिए तो हम जन उड़ान पार्टी बनाए हैं, ताकि सही समय पर सही काम और सही लोगों के लिए किया जा सके। तो सर, जैसे कि जो अभी एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके लिए आपने आंदोलन भी किया है, लेकिन यदि सर आपके हिसाब से देखा जाए तो इसका परमानेंट यदि सोल्यूशन कहा जाए सर, तो इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है सर आपके हिसाब से? कोल ट्रांसपोर्टिंग जो है, या तो सड़क पर राष्ट्र मार्ग से ना हो। जी हाँ, मतलब उसके लिए सीएचपी बनाया जाए, वन सीएचपी बनाया जाए जहां जहां उनको कोल ट्रांसपोर्टिंग करनी है। जी या तो फिर सड़क मार्ग से ही करना है कोल परिवहन, तो अलग से उसके लिए अपना कोल मार्ग बनाया जाए। और साथ ही जो पब्लिक रोड है जहाँ पे जनता चलती है, जी उसको भी प्रत्येक, चूंकि आज इंडस्ट्रियल बेल्ट होने की वजह से और जिला जब से बन गया है तब से आम गाड़ियों का भी बोझ बढ़ गया है, समझ रहे हैं। जी तो सारी सड़कें इसकी 4 लेन और 2x2 बनानी, मतलब 2 वे बननी चाहिए। मतलब बीच में डिवाइडर होना चाहिए, एक तरफ से गाड़ियां जाए, एक तरफ से आए, ऐसा रोड होना चाहिए। 4 लेन और बीच में डिवाइडर होना चाहिए, मतलब 2 वे होना चाहिए, 1 वे नहीं होना चाहिए। अगर ये काम हो जाए तो बहुत मतलब ये संभावित मात्रा में ये है कि रोड एक्सीडेंट बहुत कम हो जाएगा। और साथ ही एक रिंग रोड की व्यवस्था करनी चाहिए, जो शहर से बड़ी गाड़ियां हैं शहर से बाहर ही रहें, अंदर ना घुसें, तो शहर के अंदर आपको जाम नहीं लगेगा। रिंग रोड नहीं, और से बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी जगह जहाँ पे फ्लाईओवर बनाए जा सकते हैं। जी। अब एक ऐसे विवाद पर सर आते हैं जिसने आपको काफी चर्चा में ला दिया था। शायद सर आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं अभी देवसर के जो वर्तमान विधायक हैं, देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम जी के साथ आपका विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ था? इस बारे में सर थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को जरूर बताएं। नहीं, मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है। जी देवसर विधायक जी से क्या मेरी कोई जमीनी लड़ाई थोड़ी नहीं है। जी वो विधायक है इसलिए है, और राजनीतिक लड़ाई है। वो सत्ता पक्ष में है, हम विपक्ष में हैं। तो हम विपक्ष में होने के नाते अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। और अपना कर्तव्य हम क्यों निभा रहे हैं? क्योंकि वो सत्ता पक्ष में होने के नाते अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। जी वो अपने पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। इसी का हमारा विरोध है। वहाँ के जनता का भी कुछ तो कर्तव्य होता है, उनके प्रति कुछ कर्तव्य बनता कि नहीं? जी जी वहाँ की जनता के प्रति जो कर्तव्य बनता है उसका कुछ तो आप पालन करो। नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका हम विरोध करते हैं। मेरा पूर्णतः राजनीतिक विरोध है, व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है उनसे। हमारा क्या लेना देना उनसे तो व्यक्तिगत। सर आखिर ऐसा अनबन क्या हुआ कि आपके ऊपर SC/ST एक्ट भी लगा, जिस मामले में आपको जेल भी जाना पड़ा? तो सर आप अपने तरफ से, आप पर जो भी उनके द्वारा आरोप लगाए गए थे, आप अपने जो है कि अपने तरफ से आप क्या पक्ष रखना चाहते हैं? देखिए,
जब व्यक्ति सही सवालों का जवाब नहीं दे पाता। जी हमने सही सवाल कहा, जो कि आप जब जिस दिन दुर्घटना हुई, जी तो दुर्घटना स्थल पे जो बच्चा एक मर गया वहाँ पे एक्सीडेंट से, उसके परिजन सिर्फ विधायक चाहते थे विधायक आके खड़े हो जाए। तो विधायक क्यों नहीं गए? और वहीं पे बगल में लिट्टी चोखा खा रहे थे। समझ रहे हैं? जी तो कितना दुखित स्थिति की एक डेड बॉडी पड़ी है। 11-12 साल का नवयुवक खत्म हो जाता है, अकाल मृत्यु हो जाती है, उसके माँ बाप बिलख रहे होते हैं। इकलौता लड़का था शायद अपने माँ बाप का, और आप वहीं पे जश्न मना रहे हो। आपने देखा कि तुरंत उसी दिन उन्होंने पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया में, पर अपनों के साथ लिट्टी चोखा खाते हाँ, वो हुए, वीडियो देखा सर। म्यूजिक भी बज रहा था, डांस भी कर रहे थे। ये कितनी विभत्स स्थिति थी, और ये मन को पीड़ा देने वाली थी कि नहीं थी? आप लोग खुद बताइए, जिन लोगों ने ये वीडियो देखा होगा। एक तरफ उसकी, अब फिर सोशल मीडिया में आप जैसे पत्रकारों ने चलाया, एक तरफ वो मरी हुई लाश पड़ी हुई, उसके परिजन भी लगते हुए, और दूसरी तरफ विधायक जी के लिट्टी चोखा खाते हुए और डांस करते हुए वीडियो तो चला है, दोनों चला कि नहीं चला। और ये दोनों परिस्थिति एक साथ अगर किसी ने देखा होगा, तो अगर वो इंसान होगा तो जरूर उसका कलेजा फटा होगा, और जरूर उसने, अगर जरा भी उसमें इंसानियत होगी, भले ही वो पॉलिटिशियन हो ना हो, एक नागरिक ही होगा, तो वो निश्चित रूप से इस बात को लेकर के उसके मन में दुख हुआ होगा, उसका कलेजा फटा होगा। और वही हाल मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मैं एक पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक इंसान हूँ, एक नागरिक हूँ इस देश का। तो इंसानियत के नाते मैं भावुक हो गया, और मैंने ऐसी कोई बात बोली नहीं थी। कुछ ऐसी बात इंटरव्यू के दौरान बोली थी जिसको काट के और फिर छोटा काट पीट करके इन लोगों ने अनावश्यक हमारे ऊपर मुकदमा कायम करके मुझे जेल भिजवा दिया। अब आप सोचिए कि आज उन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही, जिन लोगों ने वो फर्जी मुकदमा लगा के मेरे ऊपर, एसटी एससी किसी भी कंडीशन में उसमें नहीं लग रहा था, इसके बावजूद भी एसटी एससी नहीं लग रहा था। लेकिन मैंने बताया ना कि जब लोगों के पास सवाल नहीं होता, सत्ताधारी खासकर लोग जो होते हैं, उनके पास जब जवाब नहीं होता, सही सवालों का जवाब नहीं होता, तो वो लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। राजन मिश्राम जी ने भी अपने पद का दुरुपयोग किया, अपने सत्ता का दुरुपयोग किया, अब मुझे जेल भिजवाने के लिए, मुझसे बदला लेने के लिए फर्जी मुकदमा कायम कराया, मुझे अरेस्ट करवाया, और फिर अरेस्ट करवाने के बाद खुद फरार हो गए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि विधायक फरार हुआ। पुलिस बता रही है न्यायालय में जाके कि विधायक फरार है। ऐसा कभी आपने देखा है? फरार तो चोर होते हैं, डकैत होते हैं। विधायक ने प्रमाणित अपने आप को चोर घोषित करवा लिया, खुद फरार होकर के। अरे विधायक थे आप, सच थे तो आप यहीं पे डटे रहते, आप न्यायालय के समक्ष आते, विरोध करते कि हमने इस वजह से दिया, अपना तर्क लगाते, कानूनन आप तर्क देते, आपका वकील खड़ा होता, वो तर्क देता कि मैं भास्कर मिश्रा को गलत साबित करते हो, तब जेल में रहता तो अच्छा लगता। लेकिन आप तो फरार हो गए, फरार होकर के हमको जेल में रखे 12 दिन, मतलब नाहक का। और आप ये भी सुनिए, आज तक उसका चालान पेश नहीं हो पाया है जी। आप सोचिए, अगर सच होता तो 3 महीने दिसंबर में अमूमन सारी सब कुछ वो हो जाता है, चालान पेश हो जाता है कि नहीं हो जाता? बिल्कुल। आज हमको लगता है 5-6 महीने हो गया मुझे जेल गए, 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर चालान पेश करने का नियम होता है, आज तक चालान नहीं पेश किया उन्होंने। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि उसमें कोई तथ्य नहीं है। उनको पता है जिस दिन हम चालान वो लोग पेश करेंगे, उस दिन उसकी नकल निकाल के हम हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे, हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे, लोगों को जवाब देता नहीं बनेगा, फरियादी के ऊपर उल्टा केस लगेगा 10 साल का, उल्टा 10 साल की सजा हो जाएगी उसको, इसीलिए नहीं लगा रहे हैं लोग। तो कहने का मतलब है कि सत्ता का टोटली दुरुपयोग था, उनसे मेरा व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं था, लेकिन ठीक है, कभी नाव पानी में, कभी पानी नाव पर। आज उनके हाथ में सत्ता है, उन्होंने दुरुपयोग किया, और जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आई, अगर देवसर वालों ने इतना चेत लिया, सिंगरौली की जनता ने इतना चेत ली कि हमको अगर हमारे हाथ में सत्ता देगी तो मैं सही काम करूंगा, मैं गलत सत्ता का दुरुपयोग नहीं करूंगा जी, सत्ता का सदुपयोग करूंगा। और एक गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मैं अगर सत्ता का सदुपयोग कर दूंगा तो विधायक मिश्राम जो हैं, राजन मिश्राम जी स्वयं और उनका आधा परिवार जेल में चला जाएगा, और वो जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, तय है, जेल जाना तय है उनका, इस नहीं तो अगले पंचवर्षीय। अगला सवाल यह है कि अगर आपकी जन उड़ान पार्टी को सिंगरौली की सत्ता में आने का मौका मिलता है तो पहले 100 दिनों में आप कौन से 3 काम करेंगे सर? क्योंकि सिंगरौली की जनता आपसे काफी उम्मीद लगाए बैठी है, तो यदि आप आज जनता के सामने अपना अगर कोई प्रोजेक्ट हो, अपना रोड मैप हो, यदि हमारे ऑडियंस के सामने यदि आप रखें तो बहुत अच्छा होगा सर। पहला काम तो दुर्घटना को लेकर हम सख्त कदम उठाएंगे जी, और 100 दिन के अंदर ये मेरा प्रयास, बल्कि 100 दिन तो आपने बहुत किया, महीने भर के अंदर मेरा प्रयास रहेगा
जी कि इस दुर्घटना को एनी हाउ जीरो टॉलरेंस पे लाया जाए। जी सर। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम दुर्घटना 100% खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाइक से भी भीड़ की दुर्घटना हो जाती है। लेकिन कोल वाहनों से जो दुर्घटना हो रहे हैं उनको हम जीरो टॉलरेंस पे लाएंगे और बिल्कुल ये कह लीजिए शून्य घोषित कर देंगे। टॉलरेंस मैं कह रहा मतलब उसके समकक्ष लाएंगे। जी जी जी। ठीक है, जीरो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके समकक्ष जीरो टॉलरेंस पे लाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जो मेरा काम होगा, इमीडिएट जितनी भी कंपनियां हैं उनके तत्काल यहाँ से लेकर पूरे जिले भर में जितनी कंपनियां हैं, चाहे जहां भी चल रही, जिस विधानसभा में चल रही, उनके तमाम हम डेटा मंगवाएंगे और उसका एनालिसिस करेंगे कि कितने कंपनियों में स्थानीय लोगों को के रोजगार का प्रतिशत क्या है जी। उनको तत्काल क्या है कि यहाँ के लोगों को रोजगार दिलाएंगे। 100 दिन के अंदर सबसे पहले युवाओं को रोजगार दिलवाएंगे जो। और यह भी इसके अतिरिक्त हम उद्योग विभाग से, और जो उद्योग विभाग है वो उसको बुला करके बैठाएंगे कि तुमने जो तुम्हारे कम विभाग से जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन तुम्हारा क्या है, और उस इम्प्लीमेंटेशन के आधार पे मैं उसको पकड़ करके और उनके आधार पे जो स्वरोजगार करना चाहते हैं लोग, अपना व्यवसाय चालू करना चाहते हैं जी। उसमें हम मदद करेंगे। और साथ ही और कुछ हमने बहुत कुछ सोच रखा है, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं प्लान बता दूंगा तो बाकी जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उनके दिमाग में आता नहीं, लेकिन चोरी करने आता है। मेरा प्लान चुरा करके वो लोग बताने लगेंगे, हालांकि प्लान चुरा लेंगे फिर भी कुछ कर नहीं पाएंगे, ये जनता को पूरा भरोसा है, लेकिन ठग सकते हैं जनता को, हमारे प्लान के आधार पर खुद ठग सकते हैं, तो मैं जनता को क्यों ठगने दूं। और तीसरी बात जो है आपने बताया, सबसे पहले जो विस्थापन जहां जहां हो रहे हैं वहां पे तत्काल वहां के लोगों की समस्या में 100 दिन के अंदर अपने 24 तीनों विधायकों को, जो जोसर विधायक है उसको एक ही ड्यूटी दूंगा कि तुम जाओ और जहां जहां विस्थापन हुआ है वहां के लोगों की बात सुनो, क्या वो लोग, क्या उनको मिलना चाहिए था, क्या नहीं मिला। भले ही विस्थापन का काम निपट गया हो, कंपनियां जो है अपना काम शुरू कर दी हो, लेकिन इसके बावजूद भी हम उनका क्या कहते हैं पैसा दिलवाएंगे। वहां अपने तत्काल जो भी तीनों विधायक होंगे उनके उनके क्षेत्र में हम बैठा देंगे कि सबसे पहले इनका सही विस्थापन कराओ, जो विस्थापन का संपूर्ण लाभ है उनको दिलवाओ। जहां विस्थापन हो चुका है, जैसे पीएमडीसी में विस्थापन हो चुका है, टीएचडीसी में विस्थापन हो चुका है, लेकिन फिर भी वहां के लोग आज परेशान है, उनको बैठाएंगे और कंपनी और अधिकारियों को बैठाएंगे और उनको ऑन द स्पॉट समस्या समाधान कराएंगे। बहुत सी जगह ऐसा है कि जो उनका लाभ मिलना चाहिए, जैसे रिलायंस में उस समय जमीनों का रेट अलग था और लेकिन वहां पे अलग दिया गया, बहुत कम मुआवजा दिया गया। ऐसे ही टीएचडीसी में कम दिया गया है, रेट कम लगा के दिया गया है, उनको फिर से हम रिवाइवल कराएंगे और जो बढ़ा हुआ रेट है मुआवजा उसके हिसाब से दिलवाएंगे। यानी जनता को संपूर्ण लाभ दिलवाएंगे विस्थापन का, और जहां विस्थापन हो रहा है उसका उस समय से पूरा लाभ दिलवाएंगे। और ये ड्यूटी 100 दिन में लगा दूंगा मैं विधायकों को कि ये आपको करना है, और मैं स्वयं करूंगा अगर मेरे को जनता चुनती है सिंगरौली विधानसभा से। चलिए सर, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले पड़ाव की तरफ। अब क्या है कि सर सवाल मेरा छोटा होगा और आपको जवाब भी बहुत छोटा देना होगा, क्योंकि इसको हम रैपिड फायर सेगमेंट कहते हैं। तो सर अगला है कि सिंगरौली की सबसे बड़ी ताकत क्या है सर? सिंगरौली की सबसे बड़ी ताकत है जनता की एकता और जो यहाँ का संसाधन है। और ये संसाधन और एकता अगर मिल जाए तो सिंगरौली से बड़ा ताकतवर कोई जिला नहीं होगा और पूरे विश्व में इसका एक अलग पहचान बनेगी। और सिंगरौली की सबसे बड़ी समस्या क्या है सर? सिंगरौली की सबसे बड़ी समस्या यही है जो कि यहाँ इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिक्स नहीं है। एक शब्द में कहा जाए तो इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिक्स नहीं है और अच्छा लीडर नहीं है। मतलब यहाँ की राजनीति जो है दूसरे जिलों से चल रही है और यहाँ एक अच्छा नेता नहीं है। एक ईमानदार अच्छा नेता, ईमानदार राजनीति हो जाए तो सिंगरौली का संसाधन सिंगरौली के लोगों के लिए दोहन होने लगेगा। जी। और सिंगरौली का सर सबसे बड़ा मुद्दा आप क्या मानते हैं? कोई एक मुद्दा नहीं है यहाँ। सबसे बड़ा मुद्दा, पहला तो सबसे बड़ा दुर्घटना है, फिर बेरोजगारी है, फिर विस्थापन है, यही सबसे बड़े मुद्दे हैं। फिर पॉल्यूशन है, फिर इसके अतिरिक्त यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। कुल मिलाकर ये कह लीजिए कि सिंगरौली एक मतलब मुद्दा, तो पूरी सिंगरौली एक मुद्दा है। और जो सर अपने यहाँ माइनिंग है, तो माइनिंग जरूरत है या मजबूरी है सर? नहीं, माइनिंग तो आवश्यक है लेकिन मैंने कहा ना, बैलेंस्ड माइनिंग होना चाहिए, जो बैलेंस बना करके माइनिंग होना चाहिए, सतत डेवलपमेंट होना चाहिए। उस माइनिंग का जो लाभ है यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है, उस माइनिंग का लाभ यहाँ के लोगों को भी मिले
और यहाँ की एक एक जनता को मिले। वो जो भी भाई हम कहते हैं धन किस लिए होता है? धन होता है प्रगति के लिए ना। जी तो उस धन का बहुत देश में विकास होता जा रहा है, हालांकि हो नहीं रहा है। उसका किसी एक आदमी केवल अडानी जी का या उद्योगपतियों का विकास हो रहा है, देश का भी कोई विकास नहीं हो रहा है। लेकिन अडानी का हो जा रहा है या देश का ही हो जा रहा है तो उससे क्या लेना, जब हमारे सिंगरौली का व्यक्ति भूखे मर रहा है तो उस विकास का क्या मतलब? तो मेरा मतलब है कि आप माइनिंग कर रहे हो तो उसका एक लाभ हमारे लोगों को मिलना चाहिए। और अगला है कि पेड़ कटाई को सर आप विकास मानते हैं या नुकसान? देखिए, कटाई तो पूरी तरह से विनाश है जी लेकिन अगर आप कटाई के बदले में पहले उसको पेड़ लगाते हो और जो पहले से पेड़ लगे हुए हैं उनको उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हो, जी यानी उससे 4 गुना ज्यादा अगर पेड़ लगाते हो तो फिर विकास है। अगर आप पेड़ नहीं लगाते हो, सिर्फ काट रहे हो तो विनाश है। जो अभी हो रहा है वो विनाश है, क्योंकि केवल पेड़ काटा जा रहा है। जमीन अधिग्रहण न्याय है या अन्याय है? नहीं, अगर माइंस होगा तो जमीन अधिग्रहण तो होगा, लेकिन जमीन अधिग्रहण भू अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार होना चाहिए और उसके सारे लाभ लोगों को मिलने चाहिए, इसके बाद ही होना चाहिए। और भूमि अधिग्रहण अधिनियम में जिस तरीके से बताया गया है कि सबसे पहले जो है तो क्या कहते हैं, आप लोगों को समुचित विस्थापन करो, इसके बाद ही उनको आप वहां से उनकी जगह से विस्थापित कर सकते हो, अन्यथा आप सुई की एक नोक के बराबर उनकी प्रॉपर्टी को नहीं छू सकते हो। इस तरीके से विस्थापन होना चाहिए, पहले लोगों का को सुविधा अनुसार विस्थापित करना चाहिए, फिर जाकर के विस्थापन होना चाहिए। आपकी पार्टी जन उड़ान पार्टी का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है सर? जन सेवा और सिंगरौली सेवा प्रमुख है। सिंगरौली सेवा, आप द सिंगरौली, बाय द सिंगरौली, फॉर द सिंगरौली, मतलब सिंगरौली के द्वारा सिंगरौली के लिए, केवल सिंगरौली की राजनीति के लिए सिंगरौली हम बने हुए हैं। नहीं, जैसा हमने कहा ना कि अभी तो हमको राष्ट्रीय स्तर पर अवसर मिल रहा था। जी 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 मैं को केवल सिंगरौली की राजनीति करनी है, सिंगरौली के लोगों के लिए कर रही है। अब आखिरी सवाल है सर मेरा कि भास्कर मिश्रा को जनता किस रूप में याद रखे, एक नेता के रूप में या एक आंदोलनकारी के रूप में? ये तो जनता तय करेगी किस रूप में उन्हें रखना है। सर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू यदि आप कहना चाहें तो। जनसेवक के रूप में जी जन उड़ान पार्टी इसी लोकतांत्रिक भावना से काम करेगी और अगर सिंगरौली की जनता ने अवसर दिया तो आपके पोस्टकास्ट के माध्यम से इस वीडियो को आप सेव करके रखिएगा। जिस दिन हम अगर इससे अलग हटे उस दिन जरूर दिखाइएगा इसको। चलिए, तो दोस्तों ये थे आज भास्कर मिश्रा जी, जिनसे हमने इनके द्वारा किए जा रहे आंदोलन और जितने भी स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे वो माइनिंग की बात हो या भूमि अधिग्रहण की बात हो, इन सारी चीज़ों पर हमने इनसे खुलकर बात रखा और इन्होंने बड़े ही बेबाकी के साथ हमारे हर सवाल का जवाब दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह सेगमेंट हमारा आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और यदि आप चाहते हैं कि सिंगरौली के जो स्थानीय मुद्दे हैं इसी तरह के और भी बातचीत होने चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और सर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं सर। आपने हमारी बात जनता के समक्ष रखने के लिए आप इतना समय निकाल के आए, इसके लिए मैं आभारी हूं आपका। और मैं चाहूंगा कि हमेशा आगे भी इस तरीके से आप हमारी मुद्दों को और हमारे विचार को जनता के बीच में पहुंचाते रहें। जी, मैं आभारी रहूंगा आपका।